कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लगातार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। आंचल, किसी भी राज्य की बात की जाए और ओडिशा के जब पुरी की हम बात करते हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये, और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से चार धामों में इसका नाम आता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत अहम सीटें हैं 5, जहां आज लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। सुंदरगढ़ सीट, जुएल ओराम मौजूदा सांसद हैं, यहाँ खड़े हैं, और दिलीप तिर्के जिन्हें टिकट दिया है बीजेडी ने, वो उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प और ये रोड शो उससे ज़्यादा रोमांचक। और हमारे साथ इस अहम रोड शो पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब हम पुरी की बात करते हैं तो 4 धामों में पुरी का नाम आता है। उस लिहाज से आज का ये रोड शो, जिस तरह से ये हुजूम यहाँ पर हम देख रहे हैं पब्लिक का, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं एक बदलाव का अंदेशा। जय जगन्नाथ। और अगर आप देखिए कि आज का ये भव्य रोड शो का आयोजन इस वक्त हो रहा है जब देश में 5वें फेज का चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग का आज लोगों से अपील की है कि आप जहां भी वोट कर रहे हो रिकॉर्ड नंबर से वोट करें, लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपना योगदान दें। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री का यह रोड शो, ये भव्य रोड शो जब आप जगन्नाथपुरी में देखते हैं और जब देखते हैं जगन्नाथ धाम के साथ में पीएम मोदी का ये सुबह सुबह आज समुद्र से निकली हुई पहली किरण जब जगन्नाथ मंदिर की उस शोभा में बढ़ाती हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को निहारती हुई जब किरणें निकलती है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा भव्यता का दृश्य कोई हो नहीं सकता जी। अगर सबसे सुंदर खूबसूरत चीज तो ये है कि एक तो जगन्नाथ धाम, जिसमें आजकल बता रही थी कि ये 4 जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप कह सकते हैं कि वहां अगर मोदी सुबह सुबह के इस यात्रा में है और उस यात्रा में जहाँ के रथ यात्रा ही पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आज सुबह सुबह की ये छवि जो है वो एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक दिन भी है जब ये 5वें फेज का ये चुनाव होने वाला है और लोकतंत्र इस महा उत्सव को देख रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि आज उनकी जनभागीदारी जो है वो भी एक सुनिश्चित करना उनका एक कर्तव्य होता है। अच्छा जी बिल्कुल विनोद, ना सिर्फ जो भागीदारी सुनिश्चित करने की अगर बात की जाए और ख़ास तौर से अगर देखा जाए इस रोड शो की हम बात करें, तो आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी, यहाँ पर ना सिर्फ लगातार जो श्रद्धालु हैं वो तो पहुँचते हैं, लेकिन आज जिस तरीके की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, अंदाज़ा आप उससे लगा सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बीजेपी ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन बाद में चल के जो दूसरा इलेक्शन 2005 के इलेक्शन में आते आते नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में है, और अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपोजिशन में एक नीतिगत फैसले पे एक सकारात्मक सहयोग देते हुए आप राज्य को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बीजेपी वहां एक तरह से नवीन पटनायक के घोर विरोधी के रूप में है। आज अगर कांग्रेस की हालत आप ये देखिए कि उनको कायदे का आप पूरी में ही आप ले लीजिए कि कांग्रेस के जो एमपी के कैंडिडेट थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना ये नॉमिनेशन वापस ले लिया था।
तो 3-4 ऐसे जगह आप देखें, जैसे आप इंदौर का देखें, जैसे आप सूरत का देखें, उसी तरह से पुरी भी नाम आया था उस पे कि कैंडिडेट ने यह आरोप लगा के कांग्रेस के नेतृत्व पे यह आरोप लगाया था कि इतना लंगर व्यवस्था कांग्रेस की है, जो एक सीट नहीं कोई जीत सकता, तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले लेती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और पुरी के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था। तो कमोबेश ये स्थिति जो कांग्रेस ने वहां बनाई है, तो एक तरह से तो विनोद जी हम क्या ये मान सकते हैं? अब ये लड़ाई, एक मिनट मैं पूरी कर दूं, ये लड़ाई जो है अब सीधे सीधे बीजेपी और बीजेडी में है, और बीजेपी और बीजेडी में जो ये राइवलरी है वो सीधे सीधे असेंबली के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के लिए है। इसमें अभी कोई दोस्ती नहीं है, ये सीधे लड़ाई है। और जी बिल्कुल, ये क्योंकि चुनावी मैदान में जब प्रतिद्वंदी होते हैं। बहुत अहम बात की, और इसका इसी पर एक टेक आपका ये भी विनोद जी आप बेहतर बता पाएंगे राजनीतिक समझ के लिहाज से कि इंडी गठबंधन से जो दूरी दिखाई है बीजेडी ने, इसका सियासी मतलब क्या यही है कि वो बीजेपी को कोई एक मौका नहीं देना चाहते कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए उड़ीसा में? आप ये जरूर कह सकते हैं कि नवीन पटनायक का ये लास्ट अपना एक टेन्योर का वो ये चाहते हैं कि उड़ीसा में उनका जो एक चला है उसको नवीन पटनायक अपने किसी बेटे भतीजे और परिवार के किसी लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है इस सत्ता की राजनीति में, वो भी एक तरह से वहाँ एक आदर्श है। लेकिन अब सवाल है कि नवीन पटनायक पिछले 4-5 सालों से उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, ये उनके एक्टिव नहीं रहने का खामियाजा वहाँ की जनता और डेवलपमेंट के कामों में पड़ता है, जिसको लोग एहसास कर रहे हैं। तो वहाँ एक कुशल नेतृत्व देने के लिए, युवा नेतृत्व देने के लिए बीजेपी के पास ये मौका है, और लोगों के बीच में जब बीजेपी एक कुशल नेतृत्व और युवा नेतृत्व को सामने ला के खड़ी है, तो जाहिर सी बात है जनता एक अल्टरनेट के रूप में बीजेपी को देखती है। तो बीजेपी अभी भी अपोजिशन में है, और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी अपनी चीजों को, डेवलपमेंट के चीजों में भले ही बीजेडी को सहयोग देता रहो, लेकिन फ्रंट पे लोगों के लिए बीजेपी वहां हमेशा नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ में लड़ती रही है। तो जी, यानी एक मजबूत स्थिति जो है को इस चुनाव में दिख रहा है। जी बिल्कुल, वही मजबूत स्थिति जो है बीजेपी की यहाँ नजर भी आ रही है। और खासतौर से अजय, जब हम पुरी की बात करते हैं तो अमूमन रथ यात्रा जो यहाँ आयोजित होती है उसमें इस तरह का श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज इस रोड शो में भी हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त संख्या में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएं। देखिए, जो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा है वो शायद उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व आप कह सकते हैं, और लाखों की संख्या में बताया जाता है कि 30 से 40 लाख लोग एक ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो उसमें उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता, और खासतौर पर जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वो सनातन मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कैसे जी जान से जुटे हुए हैं और वापस रिवाइवल की जो कोशिश हो रही है, तो उड़ीसा में इतने बड़ी संख्या में जनसैलाब का उमड़ना और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोगों का आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम नहीं हुआ है। और क्या ये जो श्री मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास आप जो ये भीड़ देख रहे हैं जी, वो बीजेपी के प्रति अपने रुझान में या फिर चुनावों में कुछ उसका फल दे पाएगी, वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात है कि जब इतने लंबे समय से 25 वर्षों से अगर एक ही शासनकाल आप देख रहे हों, तो कुछ न कुछ जनता बदलाव जरूर चाहेगी। और आप देखिए कि जब कई विपक्षी दल तो सामने है ही नहीं है बीजेपी के अलावा, और जिस तरह से महिला सम्मान का जिक्र किया था आंचल ने, और महिलाओं की बात करें तो भुवनेश्वर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने फंड न होने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आप ये समझिए कि जो अभी विपक्षीय लड़ाई है बीजेपी और बीजेडी के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है, जनता की जो श्रद्धा है, वो किस तरह से विकास के कार्यों के लिए वोट में तब्दील होती है या नहीं, कोशिश यही कर रही है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों के आधार पर जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया जाए। ये सारे विकास के कार्य जारी रखेंगे, लेकिन आप हमारा भी मॉडल तो एक बार देख लीजिए। जी बिल्कुल अजय, लेकिन जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया गया,
कहीं ना कहीं जो एक किसी भी राज्य की जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं या कैसे वहाँ मुनाफा हो रहा है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी जो कोशिशें हैं वो लगातार हम देख सकते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण। और ये चुनौती बहुत अहम है जी, क्योंकि विकास बनाम विकास है। हमने देखा कि किस तरह से जो जीरो टॉलरेंस नीति, जब आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं नवीन पटनायक सरकार की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी अपना कार्यकाल रहा है केंद्र की राजनीति में जीरो टॉलरेंस लेकर कई मुद्दों पर, तो यहाँ पर ये भी बहुत अहम है कि विकास बनाम विकास बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो उड़ीसा में साइक्लोन प्रभावित इलाकों का रिस्टोरेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, या फिर विकास की धारा को उन इलाकों तक पहुंचाने की जो अभी तक हाशिए पे पड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कालाहांडी, कांधमाल जैसे ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। तो कैसे विकास की कहानी को आप आराम-ओ-खास तक पहुंचाएं, यही राज्य और केंद्र के स्तर पर नीतियों के केंद्र में रहता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम उड़ीसा के आर्थिक केंद्रों की बात करें तो उसमें धार्मिक पर्यटन मुकुल कह रहे थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कई गुना बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ जो वहाँ का रॉ मटेरियल है जिसके लिए वो जाना जाता है उड़ीसा, वहाँ के रॉ मटेरियल को आप कैसे वहाँ के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उड़ीसा के वो काम आ सकता है कि नहीं, या फिर उसके लिए कुछ अलग से प्रबंधन या फिर प्रयोग करने की जरूरत है। तो केवल नीतियों को लागू करने की बात है कि कौन बेहतर ढंग से जनता के हित में लागू कर पाता है, और शायद यही एक आधार होता है जिस पर जनता अपने नेतृत्व को चुनती है। तो क्या बीजेडी की नीतियों का एक विकल्प के तौर पर बीजेपी की जो क्रियान्वयन की नीति है पूरे देश में जो देखा है, आउटकम के तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री फोकस करते हैं, 100% सैचुरेशन पर फोकस करते हैं, बिना किसी भेदभाव के नीतियों को लागू करने की बात पर फोकस करते हैं, क्या इन राष्ट्रीय मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता प्राथमिकता देगी, ये देखने वाली बात होगी। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि 800 करोड़ रुपए का जो परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, अब इसका असर वहाँ के पर्यटन पर पड़ेगा, वहाँ के अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा, और सकारात्मक पड़ेगा। और कैसे इसको और ज्यादा गति दी जाए, यही बीजेपी और बीजेडी दोनों की कोशिश होगी। कि भगवान जगन्नाथ को तो बिल्कुल अलग किया ही नहीं जा सकता उड़ीसा की राजनीति और उड़ीसा के आर्थिक परिदृश्य से, लेकिन कैसे उसको बेहतर किया जाए जनता के हित में, यही दोनों पक्षों की कोशिश होगी जनता को समझाने की। बिल्कुल, और जो खासतौर से राजनीतिक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं विनोद जी, नीतियां और उसके साथ साथ निर्णय, इन दोनों के साथ हम मान सकते हैं एक तरीके से विकास का आधार इनको माना जा सकता है, और ओडिशा में बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि इसी विकास को और गति दे सकें। देखिए, मैं अजय की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये पुरी जो है, आप ये सोचिए कि ये जैसे कहा जाता है कि उड़ीसा की आत्मा जो है वो जगन्नाथ धाम को लेके पुरी में है। और जब प्रधान मिनिस्टर मोदी ने अभी 2-4 इलेक्शन रैली में इस बात को उठाया था, वहाँ स्वर्ण भंडार की चाबी गुम के बारे में, तो वो एक बड़ा सा लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना है कि नवीन पटनायक के दौर में उड़ीसा के सबसे जब आत्मा जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ धाम है, और वहाँ उनका जो स्वर्ण भंडार है उसकी चाबी गुम हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में ये कहना पड़ा कि हमें एक डुप्लीकेट चाबी मिली है। तो अब ये सवाल तो उठने लगा है कि यहाँ जो सनातन की जो एक सबसे प्रसिद्ध केंद्र को, अगर ये राज्य सरकार एक सुरक्षित और एक तरह से लोगों का की जो आस्था का एक ये प्रतिबिंब बनता हुआ जगन्नाथ का ये धाम है, वहाँ अगर आप उसके भंडार की चाबी गुम हो जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी है, और इस बात को लोग चर्चा करने लगे हैं। ये एक मुद्दा वहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जब बात वो कह रहे थे अजय कॉरिडोर की, तो आप ये देखिए कि ये जो सांस्कृतिक वैभव का जो ये दौर शुरू हुआ है पिछले 10 वर्षों में मोदी के दौर में, तो देश के अलग अलग जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो धार्मिक स्थान है, जो माना जाता है कि भारत की एकता के सूत्र जो है वो इसी धार्मिक और इसी जो महत्वपूर्ण भारत की सांस्कृतिक केंद्र है उसी के जरिए है। लेकिन पता नहीं आजादी के बाद इसका कभी कोई विकास नहीं हुआ, और एक तरह से ये सारे धार्मिक केंद्र जो आस्था के केंद्र थे, चाहे वो शंकराचार्य के चारों मठों हो या फिर उड़ीसा के ये जगन्नाथ धाम के वो सारे तीर्थ स्थल हो, वो एक या बनारस का काशी कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही दुनिया के सतह पे उसे जान पाया हो। तो ये सारी चीजें जो एक उद्भव देखते हैं, जिसको आप कहते हैं कि विकास के साथ विरासत के साथ विकास,
तो विरासत संभालने का जो ये 10 साल का फेज है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब आप पूरी देखते हैं तो लोगों को एक बड़ा एक विश्वास जगता है अपने लीडर के प्रति। आप ये सोच सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग एक रथ यात्रा में यहाँ 20 से 25 लाख लोग दुनिया के विदेशी से, प्रवासी से लेके और विदेशी पर्यटक जिस शहर में आते हो, उस शहर की पूरी इकोनॉमी एक धार्मिक केंद्र को लेके है, उड़ीसा जगन्नाथ जी को लेके है, जगन्नाथ धाम को लेके है। और उसकी भव्यता अगर सरकारों ने सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट है उसने नहीं की है, तो वो एक सेकुलरिज्म के कारण वो उनकी बेईमानी नहीं है, वो सीधे सीधे एक सनातन के प्रति उनकी एक उदासीनता रही है। और ये उदासीनता राज्य की जो इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा डैमेज किया है। तो जब ये कह रहे थे पूरी कॉरिडोर जो बनने की बात अजय कह रहे थे, मुझे याद है कि जैसे ही रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा की वहां जबरदस्त अयोध्या में तैयारी शुरू हुई थी, तो उड़ीसा के लोगों, खासकर के पुरी के लोगों को भी ललक बढ़ी थी कि जगन्नाथ धाम जो है वो भी पूरे दुनिया में उसी तरह के आकर्षण है, इसका भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो कॉरिडोर बनना शुरू हुआ, वहां राज्य सरकारों की भी एक भूमिका थी उसमें, लेकिन वो एक तरह से एक भगवान अयोध्या का पुनर्निर्माण के साथ में ही पुरी का वो पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था। तो ये लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि भारत के ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये मोदी के इस दौर में 10 साल के दौर में उड़िया गौरव या फिर उड़िया अस्मिता की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अहम मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज समझना चाहूंगी कि जब हम विरोधी वोट बैंक की बात करते हैं, खास तौर पर लगातार कोशिश ये की जा रही है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो किस तरह से ये अगर विरोधी जो वोट बैंक है अगर ये बीजेपी और कांग्रेस में बंटता है, उसका सीधा फायदा बीजेडी को होता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो आपका दुरुस्त है, लेकिन अगर आप 2019 के इलेक्शन में देखें तो थोड़ा सा आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों ने ये मान लिया है कि कांग्रेस की भूमिका यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी समझदार वोटर जो है वो ये बात जान लेता है जब इसकी भूमिका नहीं है तो अपना वोट जाया नहीं करता है। उस समय में भी आप देखें उड़ीसा में 8 सीटें, सिर्फ कांग्रेस को 141 की असेंबली में सिर्फ 8 सीटें आई थी। तो ये उसके बाद की स्थिति आप ये देखें, मैंने नहीं देखा राहुल गांधी का कोई बड़ा दौरा या बड़ी रैलियां उड़ीसा में कहीं होती हो। एक वर्चुअल रैली मुझे याद है कि राहुल गांधी की हुई थी। तो जाहिर सी बात है जब लीडरशिप जो है वहां के लोकल लीडरशिप पे उस चीज को छोड़ देती है, फिर उसको लगता है कि भाई जो करना है आप करिए, तो सही बात है कि लोगों में वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये रैली देख रहे हैं, ये किलोमीटर दूर चलते हुए लोगों का वो काफिला देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों की एक आस्था मोदी के साथ सीधे कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह सीधा संपर्क जो है, जुड़ाव है मोदी से है। जी, प्रधानमंत्री का सीधा जुड़ाव हम देख पाते हैं जनता से। शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर पूरी खासतौर से बात की जाए, संबित पात्रा जिन्हें पहले हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरी तरीके से लबरेज नजर आते हैं और उसकी ही बानगी इस रोड शो में भी नजर आ रही है। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ीसा के पुरी से, जहां वो होना चाहिए और खासतौर से विनोद जी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं। मतलब आप देखिए लोगों का हुजूम और एक गेम चेंजर जिस तरह से लगातार विनोद जी, अजय, शैलेंद्र मान रहे हैं कि जनता से ये जो एक कनेक्ट है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है लोकसभा चुनावों के 2024 के जनादेश को लेकर। बिल्कुल, काफ़ी अहम, और जो क्योंकि अपने आप में जब हम बात कर रहे हैं जनादेश को लेकर, और जो जनता है वो ये अच्छे से जानती है कि जो उसका एक वोट है वो कितना कीमती है, और उसी वोट के लिए लगातार ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो हैं, हमने देखा आज सुबह भी उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में साझा किया कि लगातार आज जो 5वें चरण का मतदान हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और उसके साथ साथ जो विकास की जब हम बात कर रहे हैं उस विकास में भागीदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से विकास को लागू नहीं कर सकता। आमजन की भागीदारी और उसके साथ साथ जो राज्यों की भागीदारी की हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री यही कहते हैं विनोद जी के जो राज्य हैं उनको भी हमें विकसित राह पर लाना है, और उसके बाद ही जो देश है वो विकसित हमारा हो सकता है। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है।
राष्ट्रपति हमारी होगी। अगर उड़ीसा के वो दूर दराज के गांव की एक महिला जो बीजेपी ने उनकी भूमिका बनाती है, एक स्कूल की शिक्षिका को एमएलए बनाती है और उसके बाद वो मिनिस्टर बनते हैं, इसी बीजेपी के शासन में जब सरकारें बीजेपी की टूट जाती है, अलायंस खत्म हो जाता है, तब भी वो महिला एक्टिव भी रहती है, बाद में झारखंड की गवर्नर बनती है। तो कहने का ये है कि वो एक लीडरशिप जो अपने समाज को, अपने लोगों को, चाहे वो पिछड़े इलाके के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनको मुख्य धारा में भूमिका में लाने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो इसकी भूमिका जब आप रोड शो में देखते हैं तो आप पहचान नहीं पाएंगे वो किस जात का है, किस वर्ग का है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है। ये देश है, देश का समाज है। जो लोग हैं उन्हें इस बात का नेतृत्व पे भरोसा है जी। जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करता है। और खास तौर पर अगर हम बूथ की बात करें, लगातार बूथ कार्यकर्ताओं में संजीवनी देने का काम प्रधानमंत्री ने तमाम रोड शोज के जरिए किया है। बूथ कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा महत्व आप मानते हैं? आप देख सकते हैं इस रोड शो में भी कई मौजूद होंगे और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर एक राज्य में बूथ कार्यकर्ता का जो योगदान है, खास तौर पर जनाधार बढ़ाने में, वो बहुत अहम है।